दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे या बताएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कक्षा 12th और कक्षा सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों के लिए तो खास कर इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लेकिन अभी हम पहले इस न्यूमेरिकल सवाल के समापन के साथ ही हम अब स्पेक्ट्रम टॉपिक पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार का है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक स्पेक्ट्रम होता है रियल स्पेक्ट्रम, एक होता है वर्चुअल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। पहले रियल स्पेक्ट्रम क्या होता है, वास्तविक स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम प्राप्त कहाँ से होता है। तो दोस्तों, हमने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में बताया था कि जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों, वो जो 7 रंगों की अवयवी पट्टी हमको दिखाई देती है, वो 7 रंगों की पट्टी को ही कहा जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब वास्तविक स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों? वास्तविक स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम होता है जो दिखाई देता है, जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वो वास्तविक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो आभासी स्पेक्ट्रम या वर्चुअल स्पेक्ट्रम क्या हुआ? वह स्पेक्ट्रम जो दिखाई नहीं देता या जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, या अगर उसे पर्दे पर प्राप्त करना है तो उसके लिए एक विशेष दिशा निर्देश की जरूरत होती है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को आभासी स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, हम इसमें अंतर भी एकदम क्लियर कर देते हैं। वास्तविक स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किसी भी प्रकार की किसी अन्य या विशेष दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, और वास्तविक स्पेक्ट्रम में लाल रंग जो होता है वो प्रिज्म के ऊपरी छोर पर या ऊपरी दिशा में या ऊपर की ओर, और बैगनी रंग जो होता है वो प्रिज्म के आधार की ओर होता है। जबकि आभासी स्पेक्ट्रम को देखने के लिए दोस्तों निर्गत किरणों की एक विशेष दिशा की जरूरत पड़ती है, और इसमें लाल रंग जो होता है वो प्रिज्म के आधार की दिशा में होता है, मतलब नीचे की ओर होता है, और बैगनी रंग जो होता है वो प्रिज्म के ऊपर की दिशा की ओर होता है। दोस्तों, वास्तविक और आभासी स्पेक्ट्रम के अलावा दो स्पेक्ट्रम और हैं दोस्तों हमारे पास। एक शुद्ध स्पेक्ट्रम और एक अशुद्ध स्पेक्ट्रम। नाम से ही पता चल रहा है, अशुद्ध होगा मतलब उसमें बहुत चीज़ों की मिक्सिंग होगी, और शुद्ध होगा मतलब कि वो पूर्ण रूप से फ्रेश होगा या क्लियर दिखाई देगा, इस टाइप से। तो इनके नाम पर ही इस स्पेक्ट्रम की पहचान है दोस्तों। शुद्ध स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सभी रंगों के किनारे, अर्थात भिन्न भिन्न रंगों की जो किनारी होती है, साइड्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हम उनके प्रत्येक रंग को अलग अलग पहचान सकते हैं, वो शुद्ध स्पेक्ट्रम कहलाती है। और अशुद्ध स्पेक्ट्रम वह स्पेक्ट्रम होती है जिसमें विभिन्न रंगों का जो किनारा होता है, जो साइड्स होते हैं, वो आपस में मिले होते हैं, मतलब एक दूसरे में घुले मिले होते हैं, जिनके किनारों की पहचान करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ऐसे स्पेक्ट्रमों को हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम या अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहते हैं दोस्तों। शुद्ध और अशुद्ध में भी यही अंतर है जो वास्तविक स्पेक्ट्रम और आभासी स्पेक्ट्रम, अर्थात रियल स्पेक्ट्रम और वर्चुअल स्पेक्ट्रम में है। शुद्ध स्पेक्ट्रम में लाल रंग या बैगनी रंग, इसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सा रंग कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ पर समाप्त हुआ है। जबकि शुद्ध स्पेक्ट्रम में हमें यह पता चलता है कि कौन सा रंग कहाँ से प्रारंभ हुआ है और कहाँ पर समाप्त हुआ है। दोस्तों, स्पेक्ट्रम के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सामने, रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में इंद्रधनुष या उससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ 12th क्लास या ग्रेजुएशन बीएससी की क्लासों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इंद्रधनुष क्या होता है और कैसे बनता है? दोस्तों, इंद्रधनुष के बारे में हम ये जानते हैं कि बरसात ऋतु में वर्षा के बाद आकाश में सूर्य की विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक
आर्क मतलब चाप के समान आकृति दिखाई देती है, तो जो आकृति दिखाई देती है दोस्तों उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। उस चापनुमा आकृति में कुल 7 रंग होते हैं, अर्थात वो एक स्पेक्ट्रम होता है। और ये जो इंद्रधनुष होता है दोस्तों वो 2 प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष एक दूसरे के ऊपर बनते हैं दोस्तों। और हमने जो आपको चित्र बोर्ड पर बनाया है दोस्तों, ये प्राथमिक इंद्रधनुष का चित्र है। प्राथमिक इंद्रधनुष की पहचान होती है दोस्तों कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष अत्यधिक तीव्र दिखाई देता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की जो कोणीय चौड़ाई होती है वो 2 डिग्री की होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है और प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है दोस्तों, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में सब विपरीत होता है। जैसे द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाह्य किनारे पर और लाल रंग आंतरिक किनारे पर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष की चौड़ाई 3 डिग्री होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष की फोकस तीव्रता प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता की अपेक्षा कम होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब सेकेंडरी रेनबो का चित्र बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। हम पहले प्राइमरी रेनबो के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है। प्राइमरी रेनबो के लिए हमने देखिए वातावरण में या वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में हमने 2 पानी के बुलबुले जल के बुलबुले ले लिए हैं। इनमें सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त हुआ है। बाह्य कलर या एक्सटर्नल कलर जो है वो आर है, इंटरनल कलर जो है वो बैंगनी भी है। जब प्रकाश विरल माध्यम से इस पानी के बुलबुले में प्रवेश करता है दोस्तों तो वो थोड़ा सा झुक जाता है और झुकने के बाद यहाँ पर प्रकाश का एक अपवर्तन हुआ। बाहर निकलने से पूर्व उसका एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, अर्थात वो फिर से बाहर ना निकल के अंदर में ही उसका परावर्तन हो जाता है। और परावर्तित किरण जब पुनः बाहर निकलती है दोस्तों, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ, यहाँ अपवर्तन हुआ, इसलिए इसमें 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा गया है। ये किरण सीधे बाहर निकल जाती है दोस्तों। दूसरे बुलबुले के लिए प्रकाश किरण लेके गए हैं जो यहाँ परावर्तित सतह पर टकराकर ये यहाँ से अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कोण बनता है, एक इस कोण और एक ये कोण बनता है। जो बड़ा कोण बनता है दोस्तों ये ऊपर वाला, इसकी जो वैल्यू होती है वो 42 डिग्री होती है और इस बुलबुले के द्वारा जो कोण बनता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 40 डिग्री अर्थात 40 डिग्री की होती है दोस्तों। तो यहाँ से हम रेनबो के बारे में और रेनबो से प्राप्त होने वाले सवालों का हल प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हमने आपके सामने द्वितीयक इंद्रधनुष का डायग्राम बना दिया है। ये सेकेंडरी रेनबो है, इसमें भी पानी के 2 बुलबुले लिए हैं हमने, पहला बुलबुला और दूसरा बुलबुला। ये स्पेक्ट्रम गुजर रहा है, ठीक। इसका बाह्य कलर भी और आंतरिक कलर इंटरनल कलर आर है दोस्तों। देखिए इसमें 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 अपवर्तन घटना हो रही है दोस्तों। एक यहाँ से एक अपवर्तन की घटना यहाँ से इधर जाते समय और दूसरी अपवर्तन की घटना ये बाहर निकलते समय। 2 परावर्तन, एक यहाँ पर हो रही है दोस्तों, एक यहाँ पर हो रही है। इसमें भी यहाँ पे अपवर्तन और यहाँ पे अपवर्तन हो रही है, जबकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 2 परावर्तन हो रही है। तो इस प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रही है। तो इस प्रकार से 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीय इंद्रधनुष के निर्माण में दोस्तों जो ऊपर वाला गोला है उसके थ्रू बनने वाला कोण जो है वो 52 डिग्री का होता है दोस्तों, अर्थात इसका एंगल 52 डिग्री का है। और जो निचला
गोला है दोस्तों, पानी का बुलबुला, इसके द्वारा जो कोण बनता है वो लगभग 55 डिग्री का या 55 डिग्री का बनता है। इसकी कोणीय चौड़ाई होती है दोस्तों 3 डिग्री। दूसरी बात कि ये हमेशा प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। इसकी जो तीव्रता होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने का मतलब ये थोड़ा कम ब्राइट दिखता है दोस्तों। और हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें बाहरी रंग ब्लू और आंतरिक रंग रेड होता है। तो इसी के साथ हमारा स्पेक्ट्रम का, इंद्रधनुष का जो टॉपिक था दोस्तों वो ख़त्म होता है। आपसे पुनः मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, शेयर करें, छात्र हित के लिए लोगों तक पहुंचाएं इस टॉपिक को। इन सभी टॉपिकों को जितना हो सके विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। धन्यवाद, और निरंतर इसका अध्ययन करते रहें दोस्तों। मैं रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर इसी समय YouTube पर उपस्थित रहूँगा। पुनः आप सबका धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।